संभल से एक बड़ी खबर मिल रही है। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश की जाएगी। चंदोसी में जिला अदालत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ ही जामा मस्जिद के पास में ड्रोन से निगरानी भी जारी है। कल जुमे की नमाज है, बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचेंगे नमाज पढ़ने के लिए, तो इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीर जामा मस्जिद की। एक तरफ पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में जामा मस्जिद के बाहर तैनात हैं और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये ड्रोन के शॉट्स हैं, क्योंकि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है जामा मस्जिद की, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो या दोबारा से उपद्रवी बवाल करने की कोशिश ना करे। तो पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संभल में जामा मस्जिद के बाहर हुए बवाल के बाद में मस्जिद के आसपास सबकी एंट्री बैन कर दी गई है। ऐसे में न्यूज 18 की टीम दंगे के बाद पहली बार मस्जिद के बाहर पहुंची। देखिए हमारे सहयोगी अमित गंजू की रिपोर्ट। इस वक्त न्यूज 18 टीम शाही जामा मस्जिद पर मौजूद है, जो संभल में, जहां सर्वे के दौरान यहाँ विवाद हुआ। उसके बाद से कल जुमे की नमाज आप देख सकते हैं, यही वो मस्जिद है जहाँ नमाज अदा की जाती है और ये शाही जामा मस्जिद है, संभल की मस्जिद है। यहाँ लोग नमाज अदा करते हैं और कल जुमे की नमाज है तो इसमें नमाज अदा की जाएगी। और उसके बाद और उन्हीं लोगों को यहाँ सिर्फ परमिशन जो रेगुलर करते हैं, क्योंकि अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो देखिए चप्पे चप्पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया और कैमरा देखिए अगर देखा जाए तो हाई पीक कैमरा भी लगाया गया है ताकि सुरक्षा में कोई कोर कसर ना हो। और सबसे पहले न्यूज़ 18 इसी मस्जिद के मेन द्वार पर मौजूद है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस वक्त यहाँ टीम का सर्वे हुआ था उसके बाद से यहाँ लोग यहाँ मौजूद थे। आसपास के लोगों ने टीम पर पथराव किया और फिर माहौल ख़राब हुआ। हालांकि अब स्थितियाँ सामान्य चली हैं और पूरी सुरक्षा के घेरे को मजबूत किया गया। अगर बैरिकेटिंग की बात की जाए, देखिए ठीक सामने ये बैरिकेटिंग लगा दी गई, ये रास्ता पैसेज यहाँ से बंद किया। अगर राइट की बात की जाए, देखिए सामने वहाँ भी एक पैसेज लगाया गया, वो बंद किया गया। थर्ड वे, तीनों वे से बंद कर दिया गया। सामने एक स्लोप बनाया गया, यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 संभल। संभल की जामा मस्जिद को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। जामा मस्जिद और उसके आसपास 28 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। 2 ड्रोन कैमरों से भी मस्जिद परिसर और आसपास के एरिया पर नजर रखी जा रही है। इन दोनों ड्रोन कैमरा का कंट्रोल रूम कोतवाली में बनाया गया है। कल जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन पुख्ता तैयारियों में जुटा हुआ है। 24 तारीख को संभल में हुई हिंसा के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है और कोई कसर नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि जुमे की नमाज से पहले आप देख सकते हैं ठीक सामने ये मस्जिद का पूरा सिरा है, यहीं के लेफ्ट और राइट पैसेज से पथराव हुआ था, मकानों से ही पत्थर चले थे, फायरिंग हुई थी और सब के बाद एक बार फिर से पुलिस ने कमर कस ली और प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया। क्योंकि जुमे की नमाज है, उसको लेकर देखिए एक स्पेशल कैमराज लगाए गए। इनका पूरा ऐसे 28 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जो ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल पार्ट में लगाए गए हैं। अगर बात की जाए इसके कंट्रोल रूम की, तो उसका कंट्रोल रूम संभल कोतवाली में बनाया गया, जिसमें कैमरास के माध्यम से 28 कैमरास को अलग अलग सेक्शंस में लगाया गया और एक कंट्रोल रूम बनाया गया, जिस कंट्रोल रूम में पूरी टीम एक पैनी नज़र बनाएगी, जिसमें डिप्टी एसपी की एक ड्यूटी लगाई गई है, जो आज रात से लेके सैटरडे तक यानी शनिवार तक वो टीम उस कैमरे पर नज़र रखेगी। फिलहाल अभी इन कैमरास को इंस्टॉलेशन करने का काम शुरू हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि देर रात तक ये पूरे कैमरा लगा दी जाएंगे और पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 संभल। संभल में दंगाइयों की धरपकड़ जारी है। संभल पुलिस ने 3 और दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से दंगे में इस्तेमाल 3 तमंचे और पुलिसकर्मियों से लूटे गए 3 ब्लैंक कारतूस और साथ ही 3 रबर बुलेट भी बरामद की गई है। गिरफ्तार दंगाइयों की पहचान फैजान मोहम्मद अली और साथी रेहान के रूप में हुई है, जिन पर हिंसा और पुलिसकर्मियों से असला लूटे जाने का आरोप है। 3 और उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद में अब तक 31 उपद्रवियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। संभल बवाल से जुड़े 3 और बवालियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, बवाल किया था, उपद्रव फैलाया था। संभल के एसपी ने अपने पैर में गोली लगने को लेकर न्यूज 18 से बड़ी बात कही है। संभल के एसपी ने बताया कि जब वो सर्वे टीम के साथ में मौके पर पहुंचे तो छत से किसी ने फायरिंग की, जिसमें उन्हें पैर में गोली लग गई, लेकिन मौके पर वो इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनका पैर गोली लगने से जख्मी हो गया है। संभल के पैर में भी गोली लगी, ये उन्हें
तब तक नहीं मालूम चला जब तक कि वो डॉक्टर कहने गए, क्योंकि वो सर्वे टीम के साथ थे और सर्वे टीम को बचाने के लिए वो जब पीछे की तरफ भागे तो भीड़ को रोकना चाह रहे थे और भीड़ ने कहीं पत्थर, किसी ने ईंटा, किसी ने गुम्मा और किसी ने फायरिंग। पैर में इनके गोली लगी, देखिए यही पैर है क्योंकि पूरी तरीके से कवर्ड है और अभी मूवमेंट नहीं हो रहा है। हमारे साथ खुद एसपी सर, आपके पैर में गोली लगी, आपको कब पता चला कि पता ही नहीं चल पाया था? हिंदूपुरा खेड़ा में जब मैं और डीएम साहब और बाकी अन्य लोग जब हम लोग उधर गए हुए थे तब छत से एक फायर आया, तो वो उस समय मेरे पीआरओ को गोली लगी। तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि यहाँ पे पाँव में पैलेट है वो घुसा है। हम लोग उस समय जोश में चलते रहे। पीआरओ साहब को वहाँ से हॉस्पिटल भेज दिया गया था क्योंकि इनके गोली जो है वो बिल्कुल आर पार हो गई है उनके पाँव से, और उसका जो छर्रा है वो मुझे लगा था। लेकिन ये परसों देर रात्रि तक, जब तक के लिए इसमें इन्फेक्शन नहीं हो गया तब तक के लिए उस चीज़ का था कि डेली मरहम पट्टी करते रहे, कि इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि अंदर कुछ भी है। कल फिर एक्सरे कराया तो इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि इसमें भी छर्रा है, उसको निकाल दिया गया है, अब स्वस्थ हूँ। संभल की घटना पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा है कि इस तरह के दंगों से बीजेपी को फायदा होता है। आप ये कहते हैं कि एएसआई के पास जो इमारतें हैं उसका हो तो मॉलिश करके हो सकता है, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों हमारा अमन और चैन बर्बाद कर रहे हैं? क्यों प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम को आप हमारे देश के दुश्मनों के हाथ में है, जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान कभी सुपर पावर ना बन सके, जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान महाशक्ति ना बन सके, उन लोगों के हाथ में है। और इसका आसान तरीका यही है कि यहाँ के रहने वालों को बांट दिया जाए। आजमगढ़ पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राय ने संभल की घटना पर कहा है कि संभल की घटना सरकार द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत में कराई गई। संभल की घटना पूरी सुनियोजित तरीके से सरकार की द्वारा जो योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने कराया है, क्योंकि जब वो टीम गई थी, सर्वे टीम गई थी, तो उसमें पूरा नारेबाजी करते हुए और गालियां देते हुए लोग गए थे। इसका जाहिर होता है कि सर्वे टीम जो गई थी तो सर उसकी इतनी भीड़ लेके जाने की जरूरत क्या थी? जो लोग उसमें डिप्यूट थे सर्वे के लोग, वो लोग जाते, पूरी भीड़ लेकर जाना, गालियां देना, नारे लगाना, इससे मतलब कि चीजों को पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से कराया गया। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने संभल दंगे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। संभल दंगे में मारे गए लोगों को शहीद बताया है और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मामला जो है वो पूरी तरह से प्रायोजित है और सोच समझकर किया गया, और उससे उन्होंने ये सोचा था कि संभल नहीं बल्कि इसके जरिए हम पूरे देश में बदअमनी फैलाने का काम किया जाएगा, लेकिन उनकी वो साजिश नाकाम हुई है। लेकिन संभल में जो कुछ भी हुआ है, संभल जिस तकलीफ में है, अगरचे हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ है, इसके बावजूद वहाँ किसी बाहरी को जाने की इजाज़त नहीं है और संभल को एक तरह से कैद खाना, पूरा संभल इस वक्त कैद खाना बना हुआ है। नोएडा पुलिस ने लिव इन में रहने वाली लड़की की हत्या के केस का खुलासा कर दिया और पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपी प्रेमी सूर्यकांत शाक्य को गिरफ्तार कर लिया। मामला थाना सेक्टर 63 के चुजारसी का है और खुशी उर्फ खुशबू की उसके लिव इन पार्टनर सूर्यकांत ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। बिहार की रहने वाली खुशी और आरोपी सूर्यकांत की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी और उसके बाद में किराए का कमरा लेकर पहले करीब 2 महीने से दोनों लिव इन में रह रहे थे और खुशी की शादी उसकी मौसी के बेटे जावेद से तय हो गई, लेकिन खुशबू पर सूर्यकांत शादी करने का दबाव बना रहा था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और आरोपी ने खुशबू को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस द्वारा इंस्टाग्राम से मिले हुए एक कपल में, जिसमें एक पुरुष ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करी, इस घटना का 12 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया गया है। जो आरोपी है वो घर से भाग गया था, परंतु मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के माध्यम से हम लोगों ने जल्दी से जल्दी इस अभियुक्त को, सूर्यकांत को गिरफ्तार किया। आरोपी क्या करता है, क्या काम करता है? यह एक शू फैक्ट्री में, एक शॉल की फैक्ट्री में लेबर का काम करता है।
गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक पति पत्नी की जोड़ी ने लोन चुकाने के लिए लूटपाट का रास्ता आजमाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र का है और विवेक पांडे और उसकी पत्नी कीर्ति शर्मा ने शादी के लिए 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था। नौकरी छूटने के बाद में लोन की किस्त नहीं चुका पा रहे थे। उन्होंने महिलाओं से चेन छीनना शुरू कर दिया और दोनों ने 15 नवंबर को अजनारा मार्केट के पास में एक महिला की चेन छीनी थी। एक महीने पहले गलेरिया मार्केट के पास में ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया था। एक चेन को बेचकर आरोपियों ने लोन के 30,000 रुपए चुकाए। आरोपियों से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्कूटी और लूटी गई चेन बरामद कर ली है। आजमगढ़ में एक मजदूर का शव खेत में पड़ा मिला। गला घोटकर हत्या किए जाने की आशंका है। मामला अहिरोला थाना क्षेत्र के कंडारा गांव का है। साहू एकले ही मजदूरी और जिस भट्टे पर वो मजदूरी करने आया था वो समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव का बताया जा रहा है और पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और उसके गले में एक गमछा पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना अहिरोला की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर फॉरेंसिक टीम को डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। साथ ही में सीओ बुरनपुर और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस व्यक्ति के बारे में जब जानकारी की गई तो पाया गया कि ये पास में ही भट्टे में 1-2 दिन पहले ही आया था। झारखंड का रहने वाला है और इसका नाम जयश्री साहू है। इसकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला घोटकर दृष्टया ऐसा लग रहा है गला घोटकर मृत्यु कर दी गई है। शामली में लिंग परीक्षण करते हुए एक महिला डॉक्टर समेत 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा की स्वास्थ्य विभाग टीम ने ये कार्रवाई की और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग टीम ने एक महिला को पेशेंट बनाकर एजेंट के जरिए भेजा, जहां डॉक्टर नीलम शुक्ला ने महिला का लिंग परीक्षण किया। महिला डॉक्टर ने इस काम के लिए 30,000 रुपए लिए। मामला शामली के मां सावित्री हॉस्पिटल का है। छापेमारी कर अल्ट्रासाउंड मशीन को सीज किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जिस रेडियोलॉजी डॉक्टर की डॉक्यूमेंट लगे थे उसकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। डॉक्टर नीलम शुक्ला खुद अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रही थी। कल पीएनडीटी टीम और डीएम साहब से पहले संपर्क किया गया। डीएम साहब ने जो है आगे अथॉरिटीज़ को, पुलिस को और हेल्थ डिपार्टमेंट को सूचना दी और डीएम साहब के कहने पर यहाँ की टीम जो है कौन से हॉस्पिटल में छापेमारी की आपने? ये माँ सावित्री हॉस्पिटल है ये यहाँ पर शामली के अंदर। और इस पर हम जो है जब पहुँचे तो हम पीछा करते हुए आ रहे थे उनका। हमने जो है इनको पकड़ा। चित्रकूट में सीएम ने विकास कार्यों की बैठक की है और चित्रकूट के दौरे पर सीएम योगी ने कहा चित्रकूट सनातन धर्म का पौराणिक तीर्थ स्थल। वनवास काल में श्री राम ने कई साल बिताए और महर्षियों ने साधना से नई ऊंचाइयां दी थी। रानीपुर टाइगर रिजर्व को डेवलप करेंगे। चित्रकूट मंदाकिनी नदी पर सामान्य पुल है। एक नए पुल की स्वीकृति दे दी गई है। चित्रकूट की कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके, महर्षि वाल्मीकि आश्रम को और सुंदर बनाया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही और पुल को और बेहतर बनाने की भी बात कही। इसके अलावा चित्रकूट को किस तरह से डेवलप किया जाए वो प्लान भी चित्रकूट वासियों के सामने रखा। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री जब पूजा अर्चना कर रहे थे, जलाभिषेक किया उन्होंने, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गंगा आरती की, और तीसरी तस्वीर जब संतों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, साधु संतों से मुलाकात की और पुरानी संस्कृति को कैसे बढ़ावा देना है और कैसे चित्रकूट को और ज्यादा डेवलप किया जाएगा, ये तमाम बातें उन्होंने साधु संतों से भी की। यहाँ पर मां मंदाकिनी की स्वच्छता और अविरलता को लेकर के
किए जाने वाले प्रयास हों या रामघाट के सुंदरीकरण को लेकर, सरकार ने पहले ही इसको लिए पैसा उपलब्ध करवा दिया है। चित्रकूट न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के नए सोपान को छुएं, बल्कि भौतिक विकास के भी अच्छे कार्य यहां पर हों, देश और दुनिया की कनेक्टिविटी अच्छी हो। एयरपोर्ट यहां पे बन के तैयार है। अभी 19 सीटर का विमान यहां पे सप्ताह में 4 दिन आता है और हम उस एयरपोर्ट को थोड़ा लंबा बना रहे हैं जिससे इसमें बड़े विमान भी उतर सके। बड़े विमान उतरने का मतलब दिल्ली से, लखनऊ से, अयोध्या से, वाराणसी से और देश के अन्य भागों से वायु सेवा सीधे चित्रकूट से जुड़ेगी। जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, जो जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया है, उसका राजकीयकरण किया है। अब इसमें सरकार के स्तर पर कुछ नए पाठ्यक्रम भी हम संचालित करेंगे, जिसमें दिव्यांग बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों की पढ़ाई की भी उत्तम व्यवस्था की जा सके और उनको स्थानीय स्तर पर ही अच्छी सुविधा यहां प्राप्त हो सके। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से बजरंग पुनिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग नियमों को नहीं मानना चाहते थे, बैन उसी का परिणाम है। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी के सांसद चुने जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। में एक भावना आ गई थी कि हमें किसी नियम को नहीं मानना है, फेडरेशन के नियम को नहीं मानना है, सरकार को नियम को नहीं मानना है, और शायद इनके मन में ये भी रहा होगा कि वाडा और नाडा भी इन्हीं के कंट्रोल से चलेगी। तो एक प्रक्रिया है ये, तो उसी के तहत 4 साल का बैन लगा है। में आई है, स्वागत है। अब वहाँ का एक, अभी बाहर का एक अलग माहौल होता है, अंदर का एक अलग माहौल होता है। अब वहाँ जो भी बोलेंगी वो रिकॉर्ड पड़ जाएगा। क्या बोलेंगी सोच समझ करके बोलना पड़ेगा, और अभी तो उनका स्वागत है। बांग्लादेश में इस्कॉन पुजारी के मामले में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि सनातनी अपने आसपास के माहौल पर नजर रखें, जैसे हालात यहां न बने, और इसके लिए आज से ही सुरक्षा जरूरी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार देखे नहीं जा रहे हैं, तो वहीं कोई बोलने वाला नहीं है। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। बांग्लादेश में जिस इस्कॉन के पुजारी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इस शब्द को कहा कि एक हो जाओ नहीं तो समस्या विकट होगी, उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल दिया गया। कोर्ट में भी बेल नहीं मिली, सीधे जेल, नो सुनवाई, नो बेल, ओनली ऑन जेल। अब हम उसके आगे चले। बांग्लादेश में सिर्फ मंदिरों को नहीं, मंदिरों को कहा जा रहा है ये आतंकवादी गढ़ हैं। हरदोई में पुलिस की गिरफ्त में एक कैदी फरार हो गया। आरोपी को 2 पुलिसकर्मी अदालत में पेश करने के लिए लाए थे। वेरिफिकेशन के दौरान उसे सेशन हवालात से लाया गया था, इसी दौरान वो फरार हुआ। आरोपी मनोज कासिमपुर थाना क्षेत्र के घुसपाहा का रहने वाला है। 2011 में अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज हुआ था और साथ ही नॉन बिलेबल वारंट पर पकड़कर उसे हरदोई कोर्ट में लाया गया था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। बाराबंकी में फर्जी कंपनी के जरिए करीब 75 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने फर्जीवाड़े के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 33 पासबुक, 5 बॉन्ड पेपर और साथ ही 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई। 22 नवंबर को
थाने में एक महिला ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बैंकिंग के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर रुपए दोगुने करने का लालच देकर लोगों से धोखाधड़ी की थी। आरोप है कि देश भर के करीब 2000 लोग इनकी धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। यूपी के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां कंपनी ने फर्जीवाड़ा किया। इस कंपनी ने उनके साथ ही फ्रॉड किया है और इन्होंने उन व्यक्तियों ने कंपनी को पास अपना पैसा जमा किया और वो कंपनी अब पैसा जो उनका मैच्योरिटी है वो नहीं दे रही है, वो भाग गए हैं यहाँ पे। इस संबंध में तुरंत करीबन 5 मुकदमे थाना बद्दोसरा के, 3 मुकदमे देवा, 1 मुकदमा रामनगर, 1 मुकदमा मोहम्मदपुर का। इस करीबन 9 से 10 मुकदमे कायम हुए। बिजनौर में चोरों ने मंदिर का दान पात्र तोड़कर 6000 रुपए चोरी कर लिए। घटना मंदिर परिसर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला रेहड़ थाना क्षेत्र का है। मंदिर प्रबंधन समिति ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मंदिर में पहले भी 3 बार चोरी हो चुकी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा होगा। बस्ती में कार को बचाते हुए 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। हादसा मुंडेरवा थाना क्षेत्र का है और ये तस्वीरें हैं उसी हादसे से जुड़ी हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। नोएडा पुलिस ने अगवा किए गए बच्चे को बरामद कर लिया है। 17 नवंबर को नाबालिग को अगवा किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे का अपहरण कर हत्या की कोशिश की थी। आरोपी ने बच्चे को मरा समझकर गाजियाबाद में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने बच्चे को भी उसके माता पिता को सौंप दिया। बच्चे का सौतेला पिता और आरोपी दोस्त हैं। मौके पर जो जानकारी मिली है उसमें पता चला कि पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था। सौतेला पिता अंगद और महिला के पहले पति के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर अनबन चल रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बदला लेने की नीयत से आरोपी ने बच्चे को अगवा कर लिया। पहले आसपास खोजा गया, नहीं मिला बच्चा। फिर करीब 500 सीसीटीवी फुटेज देखी गई। इसमें एक व्यक्ति जो धीरज नाम का है वो इस बच्चे को ले जाता हुआ दिखा। ये इनका फैमिली फ्रेंड भी था और ये पूरी फैमिली जो है सब बिहार के रहने वाले हैं। इसमें जिसके माँ बाप हैं वो भी यहीं फैक्ट्री में काम करते हैं। बच्चे को एक कस्टडी में दे जाते थे, उस दिन वहाँ नहीं पहुँचा था बच्चा। तो पूरा मामला जब खुल करके आया तो ये हुआ कि सविता नाम की लेडी है जिसका प्रेम नामक व्यक्ति से शादी हुई थी, उसी से ये बच्चा हुआ था। कानपुर देहात पुलिस को 10 दिन पहले अपहरण कर हत्या के मामले में सफलता मिली है। अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से लूटा गया माल भी बरामद किया गया। पुलिस के मुख्य आरोपी आशीष की बहन का मृतक सूरज से प्रेम संबंध था, जिसके कारण आशीष ने सूरज की हत्या की साजिश रची और आरोपियों ने सूरज का अपहरण कर गोली मारकर हत्या कर दी। उसका शव कानपुर नगर के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में फेंका गया। और राजा भैया की पार्टी का नया नारा जारी किया गया है। एक्स पर पोस्ट करके लिखा गया है, जुड़ोगे तभी बचोगे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का पोस्ट जारी हुआ है और पोस्ट में लिखा है, ये नारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करता है। जुड़ेंगे तभी बचेंगे, ये राजा भैया की पार्टी की तरफ से नया नारा जारी किया गया है। और साथ ही उन्होंने एक लंबा पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने सभी को एकजुट होने की बात कही है।